नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम सभी के चैनल सरस्वती एकेडमी में। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसमें कालीबंगा को पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम आ जाते हैं लोथल में। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवाला ग्राम के पास स्थित हड़प्पा सभ्यता का ही यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवाला ग्राम के पास। ओके, और ये लोथल किस नगर का उपकेंद्र था? तो हड़प्पा का उपकेंद्र था। लोथल की ख्याति एक ताम्राश्म युगीन बंदरगाह के रूप में रही। तो लोथल क्या था? एक सैंधव सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह पश्चिम एशिया के साथ जल मार्ग द्वारा आवागमन का एक प्रमुख द्वार था। लोथल बंदरगाह इस बात का सबूत है कि सैंधव लोग पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध समुद्री मार्ग द्वारा स्थापित था। सैंधव लोगों का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध समुद्री मार्ग द्वारा स्थापित था। लोथल बंदरगाह इस बात का सबूत है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जहाज़ों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गोदी यानी कि डॉकयार्ड के अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि इसका आकार विषमभुज वर्ग के समान था। ओके, लोथल बंदरगाह की पूर्व पश्चिम की लंबाई 710 फीट, उत्तर 124 फीट तथा दक्षिण में 116 फीट थी। लोथल नगर 2 मील के घेरे में बसा हुआ था। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल नगर कितने मील के घेरे में बसा हुआ था? तो 2 मील के घेरे में बसा हुआ था। लोथल बंदरगाह का आकार कैसा था? विषमभुज के समान था। ओके, लोथल की नगर योजना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति ही थी। लोथल नगर के सड़कों द्वारा अनेक खंडों में विभक्त कर दिया गया था। लोथल बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित एक विशाल चबूतरे पर किया गया था, क्योंकि समंदर के किनारे था। तो बाढ़ इत्यादि आने पर, कभी समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठने पर घरों के डूबने का खतरा होता था। तो घरों को कच्ची ईंटों से निर्मित एक पहले ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, तो उसके ऊपर घर बनाए जाते थे। लोथल में भी भंडार गृह, स्नानागार, शौचालय, नालियों की व्यवस्था, अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त होने वाले उपकरण यथा बर्तन आभूषण यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। सैंधव मोहरें एवं चित्रलिपि। सैंधव नगरों से प्राप्त मोहरों में 200 से भी अधिक, अच्छा ये है अवशेषों में हुआ है, नगरों में लिखा है गलती से, सॉरी इसके लिए। सैंधव नगरों से प्राप्त अवशेषों में 2000 से भी अधिक संख्या में कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 200 से भी अधिक यहाँ पर वो प्राप्त हुए, मतलब अवशेष, जो साधारण 1.25 इंच से 1.25 इंच तक की ऊंचाई के हैं। ओके, अच्छा मोहरों की बात हो रही है, नगर लिख दिया मैंने, सॉरी इसके लिए। सैंधव नगर से प्राप्त मोहरों में 2000 से भी अधिक संख्या में कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो साधारणतः 1.25 इंच से 1.25 इंच तक ऊंचाई की हैं मोहरें। सील। ओके, सैंधव सभ्यता की मोहरें आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार तथा आयताकार हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इसी नोट्स में से कि लोथल बंदरगाह का आकार कैसा था। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, विषमभुज के समान था। और लोथल में घरों का निर्माण बाढ़ से बचाने के लिए किस प्रकार किया जाता था? तो विशाल चबूतरे के ऊपर किया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी या घिया पत्थर स्टेटाइट से बनी है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ओके, तो अधिकांश मोहरें सेल खड़ी तथा घिया पत्थर स्टेटाइट से बनी है। इनके पीछे एक छेदयुक्त उभरा हुआ भाग है, परंतु यह सभी मोहरों में प्राप्त नहीं होता। सैंधव मतलब मोहरों के पीछे एक छेदयुक्त उभरा हुआ भाग कहाँ दर्शित है या कहाँ मिलता है? तो यह है आपका सैंधव मोहरों में ही। ओके,
सैंधव सभ्यता में मुद्राएं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के साथ साथ झूकर, नाल, शाही टुम्प आदि अनेक स्थानों पर प्राप्त होती हैं। इन्हीं स्थानों से ताम्र निर्मित मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ये भी चौकोर, आयताकार आदि आकार की हैं। सैंधव सभ्यता में प्राप्त मुद्राओं, सिक्कों में व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरन, सींग युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि की सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। खोदकर बनाई गई इन आकृतियों में सबसे सुंदर कुकुंदमान वृषभ हैंडबुल की है। कुकुंदमान वृषभ हैंडबुल कहाँ से पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया। इस प्रकार एक अन्य उत्कीर्ण पशु एक श्रृंगी है। ठीक है, एक सींग युक्त हिरन कह सकते हो या एक सींग युक्त जीव कह सकते हो। कुछ मोहरों पर काल्पनिक पशुओं की आकृतियाँ भी उत्कीर्ण की हैं, जैसे 3 मस्तकों वाला एक पशु, संयुक्त शरीर वाले 3 व्याघ्र। इस तरह के आकार भी वहाँ अंकित किए गए हैं। एक अन्य मोहर में पीपल वृक्ष के 2 सर्पों के मध्य अंकित किया गया है। ये जानकारी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। ओके फ्रेंड, तो हम आगे आ जाते हैं। आप ध्यान मग्न पुरुष आकृति, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक मोहर में एक पुरुष आकृति को ध्यान लगाकर बैठे हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर कोई आवरण है, सींग युक्त। इस आकृति के चारों ओर गैंडा, हाथी, व्याघ्र, भैंसा अंकित है। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप माना है। इन मोहरों में उत्कीर्ण पशु आकृतियों से अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा भी किया करते थे। और जहाँ तक मेरा मानना है, यह निश्चित रूप से शिव आकृति ही है, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वह मेरे अकॉर्डिंग विश्व की सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। क्योंकि जहाँ लोग 7,000 10,000 साल पहले की बातें करते हैं, हम सतयुग और त्रेता युग की बातें करते हैं, जो कि आज से लाखों वर्ष पूर्व हुए थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि शिव का ही आदि रूप है, और इसे पशुपति शिव भी कहा गया है कई विद्वानों के द्वारा। एक आकृति में एक पुरुष हाथ में हंसिया जैसा हथियार लिए हुए चित्रित किया गया है, तथा एक नारी धरती में बैठी हाथों को याचना की मुद्रा में उठाए अंकित है। यह अंकन संभवतः नरबलि की ओर संकेत करता है। यह निश्चित है कि उस समय कई कुरीतियाँ थी, तो नरबलि भी शायद होती होगी, तो उसकी ओर इंगित करता है। तो यह सींग युक्त जो ध्यानमग्न पुरुष की आकृति है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिव की 2 अन्य मोहरें भी उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर एक जानकारी मिस हो गई थी, मतलब हमने पढ़ ली थी वो, लेकिन वो मैंने नोट्स के रूप में एक बुलेट के रूप में बनाई है, पॉइंट के रूप में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी कि सैंधव सभ्यता में मोहरों की आकृतियों में कुकुंदमान वृषभ हैंडबुल की आकृति सबसे सुंदर बनी है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी आकृतियाँ सबसे सुंदर बनी हैं? तो कुकुंदमान वृषभ हैंडबुल की आकृति सबसे सुंदर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृद भांडों अथवा मिट्टी के पात्रों की चित्रकारी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में प्राप्त मृद पात्रों की चित्रकारी कहा गया है। सिंधु घाटी नगरों में जो पात्र थे, मतलब बर्तन, उनको मृत पात्रों की चित्रकारी कहा गया है। मृत पात्रों मतलब मिट्टी से निर्मित पात्रों की चित्रकारी। सैंधव सभ्यता के लोग पकाई गई मिट्टी के रंगे हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे और विभिन्न प्रकार के डिजाइनों से उन्हें सजाते थे। नाल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदड़ो, रोपड़, लोथल आदि स्थानों से चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह मृदभांड विभिन्न आकार प्रकार के होते थे। इनमें कुछ बर्तन दैनिक उपयोग में लाए जाते थे और कुछ में शव गाढ़े जाते थे। शव पात्रों के चित्रण में विशेषतः मयूर का चिन्ह चित्रित किया जाता था। शव पात्रों, जो शव को रखने के लिए मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे बड़े बड़े, उसमें मयूर का चिन्ह विशेष रूप से अंकित किया जाता था। इसके अतिरिक्त बकरा, मछली, पत्तियाँ, पेड़ पौधे
उड़ती हुई चिड़ियाँ, तारे, रश्मिमाला युक्त मंडल, लहरियाँ आदि भी शव पात्रों पर चित्रित की जाती थी। मिट्टी के पात्रों में विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ तथा सरल रेखाओं, वृत्तों, कोणों, वर्गों, त्रिभुजों, डायमंड, चतुर्भुज, समचतुर्भुज आदि को भी मृण पात्रों में बहुतायत से बनाया गया है। ओके। पक्षियों में तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षियों में मयूर, हंस, मुर्गा, कबूतर का चित्रण हुआ है। पशुओं में बारहसिंगा और हिरण का चित्रण हुआ है। मानव व मत्स्य अभिप्रायों का उल्लेख भी हुआ है। सैंधव लोग बर्तनों पर लाल रंग से रंग भरकर उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाते थे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता के लोग बर्तनों पर केंद्र रंगों का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग से चित्र बनाकर उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाते थे। लाल रंग से बैकग्राउंड होता था, बैकग्राउंड लाल रंग से होता था और उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाते थे। मैं सारे पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ मित्र, क्योंकि ये जो है बहुत मैंने डीप नोट्स बनाए हैं। तो इसमें एक जो मेन पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि सिंधु घाटी के प्रारंभिक काल के बर्तनों में, मृण पात्रों में अंडाकार लहरियाँ, शक्कर पारा और समांतर पट्टियों का प्रयोग किया गया है और बर्तनों पर सांप, बतख, मोर, ताल वृक्ष आदि का चित्रांकन हुआ है। अब आ जाते हैं हम कोट दीजिए में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक काल के बर्तनों में किस तरह के चित्रांकन होता था। तो अंडाकार लहरियाँ, शक्कर पारा, समानांतर पट्टियाँ। अब हम आ जाते हैं कोट दीजिए में। सिंध में खैरपुर के पास से प्राक सैंधव संस्कृति के ऊपर सैंधव संस्कृति मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी के मृत पात्रों पर यानी कि मिट्टी के पात्रों पर प्रयुक्त अभिप्रायों मोटिव्स में, अभिप्राय मीन मोटिव्स मतलब जो उस पर चित्रों के पैनल अंकित किए गए हैं मोटिव्स, उसमें रेखाएं, पट्टियाँ, मत्स्य आकृतियाँ, मोर, मृग आदि का उल्लेख किया जा सकता है। एक अन्य केंद्र रोपड़ से भी सैंधव सभ्यता के समान चित्रित पात्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें पीपल का पत्ता, त्रिकोण, मत्स्य, सल्क, वृत्त आदि की आकृतियाँ मिली हैं। और काली बग्गा में काले रंग तथा कभी कभी श्वेत रंग से भी चित्रकारी की गई है। या अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है फ्रेंड्स, कि चांदोदड़ से प्राप्त एक टीकरे पर पीली पृष्ठभूमि पर लाल, काले, सफ़ेद रंगों से पशु पक्षियों की आकृतियाँ चित्रित हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब एक टीकरे पर पीली पृष्ठभूमि पर लाल काले रंगों से आकृतियाँ कहाँ चित्रित की गई हैं। तो चांदोदड़ों से चित्रित की गई हैं। इन आकृतियों में बकरा, बिच्छू, मछली, बतख, तितली आदि अंकित किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य, सल्क, पेड़ पौधे, त्रिकोण आदि का उल्लेख भी किया जा सकता है। ये भी वहाँ पात्रों पर चित्रित किए गए हैं। पात्रों में गोल तथा चपटे पेंदे के घड़े, मटके, तस्तरियाँ, कोठेदार, कटोरे पेंडीदार बनाए गए थे। सैंधव केंद्रों के उत्खनन में अगणित मृदभांडों के पशु पक्षियों के चित्र वाले प्राप्त हुए हैं। ओके, तो सैंधव सभ्यता में अभी फ़िलहाल इतना ही। सैंधव घाटी सभ्यता की मूर्तिकला, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक ब्रीफ आपको व्यू दिखा देता हूँ कि मूर्ति शिल्प में क्या प्राप्त हुआ था। ये तो आप पहचान ही गए होंगे, माता देवी की प्रतिमा, और ऊपर क्या है, मिट्टी की मूर्ति। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में ताम्र प्रतिमाएँ हैं, और क्या हैं, पाषाण से निर्मित मूर्तियाँ हैं, और सबसे फेमस नर्तकी की ताम्र प्रतिमा, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट की ओर बढ़ रहा है हमारा वीडियो। साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज साथ ही ये भी दे दूँ, मैंने कहीं से पढ़कर यहाँ पर लिखा होगा कि दिल्ली नगर को किसने बसाया। तो यह थे अनंगपाल सिंह तोमर। ओके, और साथ ही मैंने यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ की है कि बुलंद दरवाज़ा किस तरह की आकृति में बना हुआ है। ये भी हमारे आर्ट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो बुलंद दरवाज़ा अष्टभुजाकार आकृति में, ऑक्टागन, हेक्सागन होता है षटभुजाकार, तो एक्टागन जो हो गया हमारा एक्टागन, तो ये हो गया हमारा अष्टभुजाकार आकार में हमारा बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। तो तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।